नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है, ग्लोबल कोचिंग धमाका सीरीज के साथ यूपी पुलिस री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट 6 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 मैं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं, आपकी तैयारी को और बेहतर और दमदार बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक से इसके धर्म, किसी भी नागरिक से इसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है किसी भी नागरिक से, क्लियर, इसके किसी भी नागरिक से इसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 15, आर्टिकल 45, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 39। क्लियर। तो यहां पर हम एक एक आर्टिकल को यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित है। किससे संबंधित है, किस भाग के अंतर्गत आता है? फंडामेंटल राइट भाग 3 के अंतर्गत है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर तो सबसे पहले ऑप्शन यही हो जाएगा, आर्टिकल 15 यानी धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल 15। इसी के संदर्भ में है जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं आर्टिकल 45 क्या है। आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 डीपीएसपी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक से संबंधित है। किससे? राज्य के नीति निदेशक से संबंधित है। क्लियर। इसमें निशुल्क शिक्षा के प्रावधान की बात की गई है, बच्चों के निशुल्क शिक्षा के प्रावधान की बात की गई है। तो आप मुझे बताइएगा कि संविधान में कहां कहां पर निशुल्क शिक्षा के प्रावधान की बात की गई है। ठीक, आर्टिकल 23 देखते हैं। आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 23 जो है ये भी फंडामेंटल राइट से संबंधित है और इसमें मानव तस्करी, मानव तस्करी एवं बलात्श्रम, बलात्श्रम का प्रतिषेध है। क्लियर, इससे संबंधित है। तो यहां पर ही हमने आर्टिकल डिस्कस किए और ये जो है आर्टिकल 39 ये भी डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति या अनुषंगी शक्ति, क्या सहायक शक्ति या अनुषंगी शक्ति से संबंधित है? क्लियर। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? यहां पर आर्टिकल 150, आर्टिकल 143, आर्टिकल 138 और आर्टिकल 140। क्लियर। तो यहां पर हमारे 4 आर्टिकल लिखे हैं, 4 ऑप्शन में 4 आर्टिकल लिखे हैं। एक एक आर्टिकल को यहां पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है उस चीज की चर्चा करते हैं। क्लियर। ऑप्शन ए है आर्टिकल 150। तो यहां पर इसके बारे में देख लेते हैं। संघ एवं राज्यों के लेखाओं, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, लेखाओं के प्रारूप का वर्णन है। प्रारूप का वर्णन है किसके अंतर्गत है भाई? आर्टिकल 150 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लेखाओं के प्रारूप का वर्णन इसमें किया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिकल 143 की। किसकी? आर्टिकल 143 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 143 जो है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को परामर्श देने के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श एवं या सलाह, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह की राष्ट्रपति की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह की
राष्ट्रपति की शक्ति। क्लियर। अब यहां पर राष्ट्रपति की शक्ति यह है कि राष्ट्रपति समय समय पर किसी भी विधिक या न्यायिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन उस सलाह जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सलाह दी जाएगी या परामर्श दी जाएगी, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो आर्टिकल 143। अब यहां पर हम सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों की अगर बात करें, अनुषंगिक शक्तियों की बात करें, तो आर्टिकल 140 के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों का वर्णन या उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 140 में है। किसमें है भाई? आर्टिकल 140 में है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल, यहां पर लिखा है आर्टिकल 138। क्या लिखा है? आर्टिकल 138। तो आर्टिकल 138 को आप यहां पर देख सकते हैं। आर्टिकल 138 के संबंध में किस बात का प्रावधान है संविधान में? क्लियर। तो यहां पर जो प्रावधान है, यहां पर जो प्रावधान है वो क्या बोलते हैं, संसद की फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के विस्तार से संबंध में है। क्षेत्राधिकार के विस्तार में। क्लियर। तो आर्टिकल 138 संसद की फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के विस्तार के संबंध में है। तो ये आर्टिकल 138 है, लेकिन इसका हमारा आंसर है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों किससे संबंधित है? आर्टिकल 140 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा 73वां एवं 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष किए गए हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये तो है नगर पंचायत से। किससे है भाई? पंचायत से। और 74वां है नगर पालिका से। क्लियर। और ये कब किए गए हैं? पंचायत और नगर पालिका से संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किए गए हैं। कब किए गए हैं भाई? 1992। तो इसका आंसर होगा 1992। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया? जेडाइट पत्थर पाया गया था। पाया गया था। क्लियर। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए मेहरगढ़, महागढ़ा, हल्लूर या दाऊजली हैंडिंग। दाऊजली हैंडिंग। तो यहां पर अगर हम बात करें जेडाइट पत्थर की, तो यह असम के नवपाषाण कालीन स्थल दाऊजली हैंडिंग में मिला है। कहां मिला है? दाऊजली हैंडिंग। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? दाऊजली हैंडिंग। तो जेडाइट पत्थर जो है असम के दाऊजली हैंडिंग से मिला है। क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जेडाइट पत्थर का संबंध असम के नवपाषाण कालीन स्थल दाऊजली हैंडिल। ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें इसकी खुदाई की, तो इसकी खुदाई जो है टी शर्मा एवं एमसी गोस्वामी ने इसकी खुदाई की थी, तब इसकी जानकारी इस पत्थर की हमें मिली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से इल्तुतमिश का वजीर कौन था? निम्नलिखित में से इल्तुतमिश का वजीर कौन था? ऑप्शन है मलिक नाइक, नुसरत खान, निजाम उल मुल्क जुनैदी या सहमद मुदब्बिर। क्लियर। तो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश की बात करते हैं। तो अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान था या वास्तविक संस्थापक? दिल्ली
सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इसको कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है भाई। अगर दूसरा फैक्ट यहां से हो सकता है कि इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहां ट्रांसफर करी थी, दिल्ली स्थानांतरित करी थी। कहां करी थी भाई, दिल्ली स्थानांतरित करी थी। किसने करी थी, इल्तुतमिश ने की थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने या किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर की थी। किसने की थी भाई, इल्तुतमिश ने की थी। यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इल्तुतमिश का वजीर कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निजामुल मुल्क जुनैदी। तो निजामुल मुल्क जुनैदी जो है इल्तुतमिश का वजीर था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन है, चार में से एक ऑप्शन सही है जिसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। अगर हम बात करें तुगलकाबाद शहर कहाँ है, तो दिल्ली के निकट इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी भाई, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना गाजी मलिक ने की थी। किसने की थी, गाजी मलिक। अब आप कह रहे हैं कि ये तो गाजी मलिक तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है भाई, गाजी मलिक ऑप्शन में नहीं है। अब गाजी मलिक ने इसकी स्थापना 1320 में की थी। किस में की थी, 1320 में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, तो गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक का पहला नाम क्या था, गाजी तुगलक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। क्लियर। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना 1320 में की थी और इसका पहला नाम क्या था, गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। लावणी कौन सा भाई, लावणी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कुछ बच्चों को याद हो तो। क्लियर। तो यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान का नहीं है, झारखंड का नहीं है, गुजरात का नहीं है। तो लावणी जो है लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र राज्य का लावणी एक लोक नृत्य है। क्लियर। ढोलक पर थाप इसमें दी जाती है, इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, श्री अरविंदो या अमृता प्रीतम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंदो की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, अरविंदो की पुस्तक है। क्लियर। अगर दयानंद की बात करें तो बताइए दयानंद ने किसकी स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। क्लियर। इसके गुरु का क्या नाम था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शिकागो सम्मेलन में इन्होंने किस वर्ष भाग लिया था। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। शिकागो सम्मेलन, क्लियर। तो शिकागो सम्मेलन में किस वर्ष इन्होंने भाग लिया था, इसके वर्ष। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी पुस्तक है, श्री अरविंदो की पुस्तक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यहां पर देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 21 जून। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। और गांधी जी जो है किस रास्ते पर चलते थे, अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। किस रास्ते पर चलते थे दोस्त,
अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगर 21 जून की बात करें तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अगर बात करते हैं 25 जून को, तो दोस्तों 25 जून 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर? इसीलिए 25 जनवरी सॉरी, यहां पर आएगा 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हम जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर? आपके लिए कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन है कि मतदान की आयु जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंबन द्वीप है? भारत के किस राज्य में पंबन द्वीप है? अगर हम बात करें पंबन द्वीप की, तो पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ है भाई? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप है। अब भारत अगर श्रीलंका की बात करते हैं, तो अगर हम इसके एक मैप की बात करें, ये अगर अवस्थिति भारत की है, तो यहां पर अपना श्रीलंका है। ये छोटा सा अपना क्या है? श्रीलंका है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप है। कौन सा है भाई? पंबन द्वीप। क्लियर? तो यहां पर कौन सा राज्य आपको पता होना चाहिए? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंबन द्वीप है? और इन्हीं दोनों के बीच एडम ब्रिज भी स्थित है। कौन सा ब्रिज? एडम ब्रिज। इसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा ब्रिज है? एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसका आंसर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं है। झारखंड में नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है यूएन, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन ए 10, 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 14। यहां पर अगर बात कर रहे हैं तो अस्थायी सदस्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अस्थायी। अगर मैं बात करूं यूएन की सुरक्षा परिषद की, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, तो इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 15। अगर बात करें 15 होते हैं। अब स्थायी कितने होते हैं? जब यहां पर स्थायी की अस्थायी की बात की गई तो स्थायी भी होंगे। तो यहां पर टोटल कितने हैं? 5। क्लियर? और यूएन की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? अस्थायी। तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। कितने आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 10। यूएन की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। यूएसए, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम यूके, और एक और बचता है फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। तो ये 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य ये 2 वर्ष के लिए
महासभा द्वारा चुने जाते हैं। 2 वर्ष इनका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका चुनाव अस्थायी सदस्यों के लिए किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग थलग करता है, अलग अलग करता है? ये अलग थलग है, कहने का मतलब ये है कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाला ऐसी कौन सा पर्वत है? यहाँ पर हिमालय जी नहीं, हिमालय तो भारत के उत्तर में स्थित है। क्लियर। एंडीज पर्वतमाला, अगर मैं दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की बात करता हूं तो दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ? चिली और अर्जेंटीना में है। दक्षिण अमेरिका के 2 देश चिली और अर्जेंटीना में ये एंडीज पर्वतमाला स्थित है, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्लियर। अब बात करते हैं आल्पस पर्वत। तो ये जो आल्पस पर्वत है, अगर हम आल्पस पर्वत की बात करें तो आल्पस पर्वत भी यूरोप में है, लेकिन ये इटली और फ्रांस की सीमा पर है। कहां? इटली और इटली व फ्रांस की सीमा, यानी इटली और फ्रांस के मध्य स्थित है। कौन सा पर्वत? आल्पस पर्वत कहाँ है? यूरोप में ही है। जब इटली और फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, यूराल पर्वत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप इस तरीके से हम एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरीके से ये तरीका, जीएस को पढ़ने का तरीका, प्रैक्टिस सेट को करने का तरीका सबसे दमदार तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। तो कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। क्लियर। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? कौन बताएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्लियर। इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, और भारत में इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय की नहीं, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो आपको, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है? बताइएगा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है? क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर लिखा है लेह। क्लियर। जोगीमट्टी, मनाली या पोनामुड़ी? तो इसका आंसर होने वाला है लेह लद्दाख, भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन। ये हिमालय के कोराकोरम पर्वत के बीच में है, कोराकोरम पर्वत में है लेह, और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला, या कहने का मतलब भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। क्लियर। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 3505 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 3505, लगभग इतनी, इतने मीटर ऊंचा हिल स्टेशन है। क्लियर। नेक्स्ट, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। जलप्रपात, तो ये जो जलप्रपात जो होता है वो नदी द्वारा निर्मित होता है, नदी इसको बनाती है। क्लियर। ऑप्शन है गोमती नदी, नर्मदा नदी, शरावती नदी, ये नदी लिखा है। क्लियर। थोड़ा टाइपिंग की में प्रॉब्लम हो जा रही है रोज। शरावती नदी और चंबल नदी। अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, शरावती नदी पर कौन सा है, और चंबल नदी पर कौन सा है? तो इस तरीके से अगर हमें ये चीज पता होगी तो हम यहाँ से अपना ऑप्शन बड़े अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात की अगर मैं बात करता हूं तो धुआंधार जलप्रपात, कौन सा? धुआंधार, दुग्धधारा,
दुग्धधारा और कपिल धारा। ये जलप्रपात कहां पर है? नर्मदा पर। अगर मैं शरावती नदी की बात करता हूं तो भारत के कर्नाटक राज्य में, सॉरी, इस पर कौन सा, शरावती नदी पर कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग या गरसोप्पा? गरसोप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। तो यहां पर चुलिया जलप्रपात जो है, सबसे पहले आपको बता दें, राजस्थान राज्य में है। चुलिया जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? राजस्थान राज्य में है। और किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर अपना चुलिया जलप्रपात स्थित है। क्लियर? तो चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल पर है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। अगर ऊपर एक नदी का नाम बचा है, गोमती नदी, तो ये उत्तर प्रदेश में है स्थित। कहाँ है नदी? उत्तर प्रदेश में गोमती नदी। अब गोमती नदी से यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि गोमती नदी पर के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं। तो गोमती नदी के तट पर जो शहर है, एक तो लखनऊ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। दूसरा शहर है जौनपुर। क्लियर? दूसरा शहर कौन सा स्थित है? जौनपुर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भितर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भितरकणिका नेशनल पार्क मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? अब केरल की बात करते हैं तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? पेरियार। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियां ऐसी हैं जहां पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। कौन सा स्थान है उनके बीच में? मौसिन राम। क्लियर? तो यहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी और जयंतिया। ये कीपाकार रूप में है। किस रूप में है? कीपाकार रूप में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो खासी पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? ये उत्तर पूर्वी भारत में है, मेघालय में है। किसमें? मेघालय में। और यहीं पर एक स्थान है चेरापूंजी या मौसिन राम। तो ये जो स्थान है विश्व का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, मौसिन राम। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। क्लियर? अब यहां से एक नदी है, यहां पर गोवा में मांडवी नदी। मांडवी नदी कहाँ है? गोवा में है। तो यहां से अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग फैक्ट के माध्यम से यहां से पूछे जा सकते हैं। वैसे आपका भितरकणिका नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन होगा डी। आंसर क्या होगा? उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, ये लिखा है अध्यादेश। क्या लिखा है? ऑर्डिनेंस। अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? अगर मैं बात करूं आर्टिकल 100, संविधान के आर्टिकल 123 के तहत ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति को है। किसको है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने, आर्टिकल 123, संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और ये कब कर सकता है? जब हमारी संसद के सदन जो है सत्र में ना हो। जब संसद के सदन सत्र में न हो। अब मिनिमम अगर इस अध्यादेश की हम बात करते हैं तो मिनिमम 6 सप्ताह और अधिकतम 6 माह तक ये अध्यादेश की शक्ति होती है। क्लियर? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। यूपी जीके की नजरिए से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर? यहां पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, यानी विधानसभा सीटों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विधानसभा सीट की। किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सीट है? तो आपको पता है ऐसा भारत का एक ही राज्य है, उत्तर प्रदेश। क्लियर? कितनी है? 403 + 1, कुल मिलाकर के 404
विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में लगभग 230 है और राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या लगभग 200 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडियम की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताएंगे। क्लियर, कि रेडियम की खोज किसने की थी। ठीक है भाई, बताइए कि रेडियम की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए एडम सलाम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पियरे व मैरी क्यूरी या रोनाल्ड रॉस। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, पियरे और मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। आई होप ये श्रृंखला आपको, ये सीरीज धमाका सीरीज यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप इसे देखना ना भूलिएगा। आपका बहुत अच्छा यहाँ से हमें प्यार मिल रहा है, आप लोग इसे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लगातार इससे बने रहिएगा। आगे भी नेक्स्ट में यूपी जीके की क्लास विद प्रैक्टिस सेट के साथ लेकर के आऊंगा। जैसे कि हमने हिंदी की प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है, तो आई होप आपको ग्लोबल कोचिंग का ये जो कंटेंट है, ये सीरीज है, ये धमाका सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।